हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरटेट परीक्षा 2011 के लेवल सेकंड के हिंदी भाषा के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए, छ, ए या ड? इसका सही उत्तर होगा छ वर्ण घोष नहीं है। हिंदी के सभी स्वर तथा व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण घोष वर्ण की श्रेणी में आता है। प्रत्येक वर्ग से हमारा मतलब है क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार हिंदी में कुल 5 वर्ग हो गए और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो उनमें से तीसरा वर्ण तथा सभी स्वर ये घोष वर्णों में आते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि या रिवाज? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ड, यानी रिवाज में री स्वर नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां है उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में गुण संधि है? सिंधूर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर या लोकेश्वर? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब, यानी कि भारतेंदु में गुण संधि है। भारत प्लस इंदु, यहां पर ए प्लस ई बराबर ए गुण हुआ है। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष है प्लस छाया, वृक्ष है प्लस छाया, वृक्ष छाया या वृक्ष प्लस छाया? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ड, यानी वृक्ष प्लस छाया का वृक्ष छाया होता है। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा मूछ, अश्रु, आंसू या ससुर? इसका सही उत्तर होगा मूछ। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, तथा संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे समश्रु सीधे नहीं लेकर इसका रूप परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर मूछ एक तद्भव शब्द हुआ, जबकि समश्रु स्वयं एक तत्सम शब्द है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द या एकार्थक शब्द? इसका सही उत्तर होगा विलोम शब्द। जैसे काला का विपरीत या विलोम सफेद होता है, इसी तरह विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जाति या अक्षर? इसका सही उत्तर होगा आकाश, यानी वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है, जबकि वर्ण का अर्थ रंग, जाति तथा अक्षर होता है। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज या पंकज? इसका सही उत्तर होगा मनसिज। मनसिज कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि जलज, अंबुज और पंकज कमल के पर्यायवाची शब्द है, जबकि मनसिज शब्द कामदेव का पर्याय है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा मनन, बेध्यान, मनवा या अन्य मनस्क? इसका सही उत्तर होगा अन्य मनस्क। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र अर्थ प्रकट होता है? इसका सही उत्तर होगा वाच्यार्थ प्रकट होता है।
जहां वाच्यार्थ या किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वहां उसकी अभिधा शक्ति होती है। ध्यान रहे दोस्तों, हिंदी में अभिधा, व्यंजना एवं लक्षणा शब्द शक्तियां होती है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि या आभूषण। इसका सही उत्तर होगा गुण दोष आदि। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है काली, पतलून, मदन या खेलने। इसका सही उत्तर होगा काली। वहां मोहन के रिक्त स्थान कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा या, और, अलावा, अथवा। इसका सही उत्तर होगा अलावा। रिक्त स्थान से ठीक पूर्व यदि के बाद में कोई शब्द आए तो वहां अतिरिक्त, बिना, सिवाय, अलावा, बजाय आदि शब्दों का प्रयोग हो सकता है। जैसे वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक। इसका सही उत्तर होगा संबंध बोधक अव्यय। जो सारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले या पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से कराते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे बिना, पूर्वक, और, वास्ते, तुल्य, समान, सरीका, तक, सहित, लिए आदि। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान कारक के, करण कारक के, अपादान कारक के या संबंध बोधक के। इसका सही उत्तर होगा संप्रदान कारक के। ध्यान रहे दोस्तों, हिंदी में कुल 8 कारक माने गए हैं जिनमें से संप्रदान चौथा कारक है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के। इसका सही उत्तर होगा वाक्य के। कर्ता, उद्देश्य, विधेय तथा क्रिया आदि सभी वाक्य के अंग होते हैं। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5। इसका सही उत्तर होगा तेंदुलकर, यानी कि दिए गए वाक्य में तेंदुलकर उद्देश्य है। वाक्य के कर्ता शब्द उद्देश्य कहलाते हैं, तो यहां तेंदुलकर कर्ता है। जैसे राम ने खाना खा लिया, इसमें राम उद्देश्य होगा। दिया गया विराम चिन्ह का नाम है। यहां पर जो विराम चिन्ह हमें दिया गया है ये वाला है, इसे किस नाम से जानते हैं? अर्धविराम, विराम, अल्प विराम या हंस पद। इसका सही उत्तर होगा अर्धविराम। ध्यान रहे दोस्तों, हिंदी में जो ये सिंपल सा कोमा जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में, यह अल्प विराम होता है। दिया गया ये अर्धविराम है। जो खड़ी पाई होती है या खड़ा डंडा बोल दे उसे पूर्ण विराम। और विस्मयादि सूचक के लिए एक सामान्य बिंदु व खड़ी पाई का इस्तेमाल किया जाता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्टक या उपविराम। इसका सही उत्तर होगा कोष्टक। जैसे श्याम टंकन करता है। अब कई व्यक्ति टंकन करता का अर्थ नहीं समझ सकते, यानी ये एक तरह से कठिन शब्द हुआ, तो ब्रैकेट में टंकन करता के लिए आशुलिपि या टाइपिस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ब्रैकेट में टंकनकर्ता के ही अर्थ दिए गए हैं। तो यह कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए हमने ब्रैकेट बनाया और उसमें उसके सामान्य अर्थ या बोलचाल वाले अर्थ लिख दिए।
अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला ना समाना या अंगारों पर पैर रखना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यानी बहती गंगा में हाथ धोना। यह अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त होगा। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना या दांतों में जीभ होना। इसका सही उत्तर होगा रोड़ा अटकाना, यानी बाधा डालने मुहावरे का अर्थ है रोड़ा अटकाना। समस्या उत्पन्न करना या रुकावट पैदा करना, यह भी बाधा डालने के अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है या अपने हाथ से दान करना। इसका सही उत्तर होगा अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। इसके लिए यहाँ उपयोग किया गया है अपना हाथ जगन्नाथ। मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त है चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग या जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। इसका सही उत्तर होगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, यानी मैं तुमको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त होगा तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। एक ही थैली के चट्टे बट्टे यानी एक जैसे चरित्र और विचार के लोग, और चोर चोर मौसेरे भाई यानी एक जैसे बदमाशों का मेल हो जाना। यहाँ पर ये दोनों समान से दिख रहे हैं, परंतु चोर चोर मौसेरे भाई का अर्थ होगा एक जैसे बदमाशों का मेल होना, और जबकि तुम सब एक जैसे हो से मतलब हो गया सभी व्यक्ति एक ही चरित्र और विचार के लोग हो जाना, जैसे एक ही थैली के चट्टे बट्टे। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र या गजट में, समाचार पत्र में, सूचना पट्ट में या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा राजपत्र में। जो सरकारी अधिसूचनाएं आदि होती है वह राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी निविदा का उद्देश्य होता है किसी सामान की आपूर्ति करवाना, किसी सामान को नीलाम करना या फिर किसी निर्माण कार्य के लिए। निविदा का सामान्य अर्थ है आवश्यक रकम लेकर वांछित वस्तुएं जुटा देने या काम पूरा करने का लिखित वादा। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता है परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना या आवेदन। इसका सही उत्तर होगा परिपत्र। प्रश्न संख्या 28 से 30 निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, जिस प्रकार से कोई गद्यांश या कोई पद्यांश आता है तो उसे एक बार हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद में अधिकतर प्रश्नों का उत्तर हम केवल पढ़े हुए गद्यांश के आधार पर दे सकते हैं, जिनमें कई विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या अन्य शब्द हो सकते हैं। इसके अलावा अगर केंद्रीय भाव पूछा जाए, किसी का शीर्षक पूछा जाए, तो उसके लिए भी गद्यांश को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा ये गद्यांश है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ क्षय का मतलब होता है नष्ट करना या खत्म करना। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनति यानी हमेशा उसे नीचे की ओर ले जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। बाहु का मतलब भुजाएं या हाथों के समान हो जाएगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, इस गद्यांश का शीर्षक होगा कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, संगति,
या युवा पुरुष। अब यहाँ पर कुसंग या अच्छी संगति के बारे में नहीं कहा गया, यहाँ केवल संगति के बारे में चर्चा की गई है, चाहे वह अच्छी हो या चाहे वह बुरी संगति हो। तो इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा संगति। कुसंग का अर्थ है कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगति के साथी या बुरी संगति। तो यहां पे कुसंग का अर्थ हो गया बुरी संगति। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति या उन्नति। तो यहां जो गद्यांश दिया गया है उसको पढ़ने पर केवल संगति का महत्व बताया गया है, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए जीके अभी यूट्यूब चैनल को और घंटी को दबाइए नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।